हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सॉल्यूशन। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 आरएसी का चैप्टर 2 पढ़ा था वेपर कंप्रेसर सिस्टम के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम के बारे में। देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें हमारी कुछ अलग है वेपर कंप्रेसर सिस्टम से। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम वेपर कंप्रेसर सिस्टम की बात किए थे तो हमने वहां पे एक चीज ये देखा था। जो वेपर कंप्रेसर सिस्टम की हमने बात किया था तो हमने वहां पे एक चीज ये देखा था कि हमने वहां पे कंप्रेसर लगाया था। और उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम एक वेपर फॉर्म में वेपर को ले रहे थे, जहां पे हम कुछ रेफ्रिजरेंट को यूज कर रहे थे। रेफ्रिजरेंट को यूज करके हमने क्या किया कर रहे थे कि हम अपना वर्क करा रहे थे वहां पर, मतलब जो हमें चीजें सिस्टम को बना रहे थे। तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम से वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम हमारा अलग क्यों है? अगर इसको हिंदी में बोले तो हमारा ये वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम को बोलते हैं वाष्प अवशोषण विकास निकास। तो बिना देरी के हुए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वेपर कंप्रेसर सिस्टम की बात किए थे तो हमने क्या किया था, हमने वहां पर एक कंप्रेसर को यूज किया था, लेकिन वहां पे हमें कुछ ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। वेपर कंप्रेसर सिस्टम में हमें काफी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था कंप्रेसर पे। और हमें पता है कि कंप्रेसर संपीड़न हमारा जो होता है वो एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। तो जब वो मैकेनिकल डिवाइस था, वो तो मैकेनिकल डिवाइस था और उसके लिए हमें क्या करना था, उस पर कुछ एनर्जी देनी होती थी, जैसे हम वर्क करते थे। तो उसको कम करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जो 1824 ईस्वी में माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने 1824 ईस्वी में वेपर कंप्रेसर सिस्टम से ही रिलेटेड एक हमारा और उन्होंने सिस्टम तैयार किया जिसे बोलते हैं वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम। 1824 में माइकल फैराडे ने देखा कि हमने जो हमारा वेपर कंप्रेसर सिस्टम में कंप्रेसर था उसको हटाकर उन्होंने एब्जॉर्बर में हमारा अवशोषण निकास में हमारा जो था उसमें उन्होंने पंप को यूज किया। क्या उसमें उन्होंने कंप्रेसर को हटाकर पहला तो पंप को यूज किया, दूसरा उन्होंने ये देखा कि रेफ्रिजरेंट जो हम यहाँ पे वाटर को लेके जो भी चीजें हम रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर सिस्टम में जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे थे, एनी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने रेफ्रिजरेंट को भी चेंज किया और उन्होंने एक प्रॉपर रेफ्रिजरेंट दिया जिसका नाम था हमारा अमोनिया। अमोनिया नामक एक रेफ्रिजरेंट का यूज किया एब्जॉर्बर सिस्टम में। और इस अमोनिया वाले रेफ्रिजरेंट को यूज करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए। कुछ चेंजेस मींस कि इसको आगे देखते हैं। तो जब माइकल फैराडे ने ये देखा कि हमें कंप्रेसर पे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था, कंप्रेसर पे काफी ज्यादा वर्क पावर देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंप्रेसर को हटा के पंप लगा दिया और रेफ्रिजरेंट ऐसा यूज किया जो काफी ज्यादा हमें हेल्पफुल देता था, काफी ज्यादा ठंडा करता था। तो उन्होंने रेफ्रिजरेंट में एक प्रॉपर रेफ्रिजरेंट अमोनिया को यूज किया। तो इन्हीं दोनों चीज को चेंजेस करके हमारा माइकल फैराडे ने एक स्थापित किया अपना सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम। तो आइए इसे देखते हैं, ये हमारा क्या चीज है और इसमें क्या क्या चीजें हमने और लगाया। पहली तो हमने कंप्रेसर को हटा के पंप को लगा दिया और दूसरा हमने रेफ्रिजरेंट को एक प्रॉपर रेफ्रिजरेंट लिया जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो हमने अमोनिया का यूज किया। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए अब आगे, अब बहुत ही इजी तरीके से हम अपना वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की, वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की। तो माइकल फैराडे ने जब 1824 ईस्वी में वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की बात किया तो उन्होंने सबसे पहला चीज कहा कि अगर इसके एलिमेंट को देखें तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट को देख लेते हैं। एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हमने लगाया था, उन्होंने फैराडे ने क्या क्या चीजें लगाई थी। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया था। उन्होंने सबसे पहला चेंजेस ये किया था कि जो हमारा कंप्रेसर था, कंप्रेसर को हटा के जो संपीड़न था हमारा, संपीड़न को हटा के उन्होंने पहला तो पंप लगाया, पहला उन्होंने पंप का यूज किया था। उससे पहले हम देखते थे कि कंप्रेसर से पहले हमारा क्या, इवोपरेटर लगाते थे, वाष्पित्र जिसे बोलते हैं, इवोपरेटर लगाते थे, इवोपरेटर लगाते थे और पंप हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज हमारा कंडेंसर होता था, संघनित्र जिसे बोलते हैं, कंडेंसर हम यूज करते थे। और चौथा एक हमारा था थ्रॉटलिंग वाल्व, थ्रॉटलिंग वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व जिसे हम बोलते थे। तो इतनी सारी चीजें तो माइकल फैराडे ने भी अपने में, जो उन्होंने एब्जॉर्बर सिस्टम हमारा बनाया गया था, वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम है, उसमें तो ये चार चीजें यूज होती ही होती है। प्लस उसके साथ उन्होंने कुछ
और चीजें ऐड की, जो क्योंकि रेफ्रिजरेंट उन्होंने अलग लिया था, अमोनिया का यूज किया था, जिसके लिए उन्होंने 3 चीजें और ऐड किया था। सबसे पहला उन्होंने ऐड किया था एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मतलब कि अवशोषण, इन्होंने एक एब्जॉर्बर की भी यूज किया था। दूसरा चीज उन्होंने यूज किया था जनरेटर। अभी इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे कि एब्जॉर्बर जनरेटर कहां लगाएंगे और काम क्या है। एब्जॉर्बर यूज किया, जनरेटर यूज किया, और अगर हम सिंपल वेपर साइकिल ना पढ़ के एक्चुअल वेपर साइकिल अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एक चीज और यूज किया था जिसका नाम था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। तो इन्होंने जब वेपर कंप्रेसर सिस्टम में पहला जब पंप को चेंज किया था हम लोगों ने, पंप को चेंज करने के बाद, अरे सॉरी, कंप्रेसर को चेंज करने के बाद जब पंप लाए थे तो पंप को तो पहला इनका चेंजेस था। दूसरा एब्जॉर्बर सिस्टम के लिए इन्होंने 3 चीज और जोड़ा था, जो था हमारा एब्जॉर्बर, जनरेटर और उसके बाद रेक्टिफायर। तो इन 3 चीजों को हम कहां पे इसको ऐड करेंगे, कहां पे इसको लगा के हम अपने वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम को बनाते हैं, आइए काफी डिटेल में इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, वेपर एब्जॉर्बर साइकिल को, सिस्टम को हम VARS भी बोलते हैं, VARS। तो सबसे पहले हम जो हमारा एलिमेंट नॉर्मल था उसको हम ऐड कर लेते हैं। क्या क्या एलिमेंट था? सबसे पहला एलिमेंट हमारा था इवोपरेटर। तो इवोपरेटर को हमने जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने वेपर कंप्रेसर सिस्टम के लिए लगाया था, वैसे ही हम यहां पर भी लगाते हैं। तो इवोपरेटर हमारा नीचे होता है, इवोपरेटर को हमने नीचे लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंडेंसर हमारा होता था जो बिल्कुल इसके सामने होता था, तो कंडेंसर भी हमने लगा दिया। कंडेंसर भी हमने इसको काफी सामने बिल्कुल लगा दिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि इवोपरेटर से जो हमारा बाहर की तरफ निकल रहा था, इवोपरेटर के बाद हम कंडेंसर में भेजने से पहले हम क्या करते थे, पंप का यूज, कंप्रेसर का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कंप्रेसर यूज न करके हम पंप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पंप का यूज करते हैं। पंप को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा पंप है। देखिए, पंप के सामने, कंप्रेसर के सामने हमारा क्या होता था, कंप्रेसर के सामने हमारा होता था एग्जॉस्ट वाल्व, सॉरी थ्रॉटलिंग वाल्व होती थी। तो ये हमारी कुछ थ्रॉटलिंग वाल्व है। तो ये 4 चीजें हमारी लगा दिए। अब हमने क्या चेंजेस उन्होंने किया, देखिए सबसे पहला चेंज उन्होंने किया था जो था हमारा क्या, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर। तो एब्जॉर्बर उन्होंने यूज कहां किया था, देखिए एब्जॉर्बर को उन्होंने यूज किया था इवोपरेटर से जो हमारी अमोनिया गैस, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के यूज हम अमोनिया करते थे, रेफ्रिजरेंट का यूज में अमोनिया हम करते थे। तो इवोपरेटर और पंप के बीच में उन्होंने एक रेक्टिफायर लगाया। क्या रेक्टिफायर, सॉरी, उन्होंने इवोपरेटर और पंप के बीच में एक उन्होंने लगाया था एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर, ठीक है, एब्जॉर्बर लगाया। पंप और कंडेंसर के बीच में उन्होंने एक जनरेटर लगाया था। पंप और कंडेंसर के बीच में एक उन्होंने जनरेटर का यूज किया था, जनरेटर का यूज किया था। फिर उसके बाद कंडेंसर और जनरेटर के बीच में एक और चीज यूज किया था जिसका नाम था रेक्टिफायर। क्या, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज किया था। तो कुछ ये 3 चीजें इन्होंने ऐड किया था, फिर उसके बाद अपना सिस्टम को तैयार किया था। तो ये कुछ सिस्टम इनका ऐसे तैयार हुआ था। ठीक, अभी इसके बारे में काफी डिटेल में समझते हैं क्या चीजें कैसे हुई थी। ये कुछ ऐसे था, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व से इवोपरेटर। ठीक है, तो इवोपरेटर से हमारा चौथे नंबर पे होता था। इवोपरेटर से बाहर निकलने के बाद एब्जॉर्बर में जाती थी। एब्जॉर्बर से हमारा यहाँ पे ये पंप होता था, यहाँ पे पंप में जाता था। पंप के बाद हमारा जनरेटर में जाता था। जनरेटर के बाद रेक्टिफायर होता था। रेक्टिफायर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद फिर से इवोपरेटर में आता था। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं कि इसके डायग्राम को कैसे हम बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमने चेंज किए थे वेपर कंप्रेसर सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारा वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम आया था। और अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें तो रेफ्रिजरेंट हमारा क्या था, अमोनिया होता था। देखिए, हमारा कुछ वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारा इवोपरेटर होता था। इवोपरेटर से हमारे रेक्टिव एब्जॉर्बर में जाते थे। एब्जॉर्बर से हम पंप में जाते थे, पंप कराते थे। पंप के बाद फिर हम जनरेटर लगाते थे। जनरेटर के बाद हमारा रेक्टिफायर होता था, और रेक्टिफायर से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर होते हुए हम क्या, थ्रॉटलिंग वाल्व से फिर से हम इवोपरेटर में जाते थे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं इवोपरेटर से। देखिए, मान लीजिए कि हमारा इवोपरेटर में यहाँ पे
इवोपरेटर में हमारा हम अंदर जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला काम होता है यहाँ पे कि हम इवोपरेटर में इस बार रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया को यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अमोनिया को भेजा, यहां से हमने अमोनिया को भेजा, इसे हम अमोनिया NH3 बोलते हैं, अमोनिया। तो हमने यहां से अमोनिया को अंदर भेजा। अब अमोनिया जब इवोपरेटर में जाता है तो इवोपरेटर क्या करता है, इवोपरेटर से हीट को अपने अंदर लेता है, मतलब अमोनिया हीट को अपने अंदर लेता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये इवोपरेटर के इधर वाला जो पार्ट हमारा ये रूम है, इसे ठंडा करना है, ठीक है। तो इसे ठंडा करना है तो अब क्या होगा, अमोनिया जब इवोपरेटर में जाएगा तो इवोपरेटर क्या करता है, हीट को यहां से ले लेता है, इवोपरेटर से हीट हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, यहां से हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जब हीट यहां से इवोपरेटर से हीट अमोनिया जब इवोपरेटर से हीट को लेके बाहर निकलता है तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। अमोनिया क्या होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और एक तरह से हमारा यहाँ पे वेपर बन जाती है अमोनिया। मतलब कि अमोनिया गैस जो है हमारी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वहां से एक वेपर हो जाती है। तो हम एब्जॉर्बर का यूज क्यों करते हैं, देखिए एब्जॉर्बर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अमोनिया हमारे जब वेपर फॉर्म में आती है, मतलब कि जब वो वाष्प बनती है तो इतना ज्यादा वो गर्म होती है, वाष्प बनती है, इतना ज्यादा वो हल्का हो जाती है ना कि इवोपरेटर में ही रहने की कोशिश करता है वो। इसलिए हम एक एब्जॉर्बर मतलब अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना, मतलब अपने अंदर अवशोषित करना। तो इस तरह का हम एक एब्जॉर्बर सिस्टम लगाते हैं, एक एब्जॉर्बर एलिमेंट लगाते हैं, ये एब्जॉर्बर एलिमेंट लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वाटर होता है, इसमें क्या होता है, पानी होता है, ठंडा पानी होता है हमारा, ठीक है, इसमें ठंडा पानी होता है। तो क्या करता है, जब हम वाटर को अमोनिया के कांटेक्ट में जब अमोनिया को हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, जब अमोनिया को हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया अपने आप वाटर की तरफ आने की कोशिश करने लगता है। मतलब कि जब देखो अमोनिया जब हमारा वेपर फॉर्म में था, मतलब इवोपोरेटर से हीट को लिया, तो अमोनिया इतना हल्का हो जाता है ना कि वो आगे की प्रोसेस कर ही नहीं पाता है, आगे वो जा नहीं पाता है। इसलिए हम एक एब्जॉर्बर लगाते हैं, एब्जॉर्बर में हमारा वाटर होता है और हमें पता है कि वाटर जब अमोनिया के कांटेक्ट में आता है तो अमोनिया को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए हम एक एब्जॉर्बर सिस्टम लगाते हैं जिससे कि हमारा अमोनिया यहां से निकल के कुछ इसमें एब्जॉर्बर में आ जाता है और यहां से फिर उसके बाद अमोनिया और वाटर दोनों साथ में मिक्स होके यहां से निकलते हैं, ठीक है। यहां से अमोनिया और वाटर दोनों साथ में मिक्स होके निकलते हैं, जो हमारा क्या करता है कि इतनी, देखिए अब यहां तो पहला काम तो समझ में आया कि एब्जॉर्बर का क्या काम है। एब्जॉर्बर का काम है कि अमोनिया को वाटर के कांटेक्ट में लाना, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ अपने आप वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अगर हम अब्जॉर्बर नहीं लगाते तो हमारा अमोनिया एवोपोरेटर में ही रह जाता, क्योंकि गर्म होने के बाद अमोनिया हमारा आगे की तरफ विस्थापित नहीं होता है, ठीक है। तो हमें यहां से समझ में आया कि हमने एब्जॉर्बर क्यों लगाया। फिर देखिए अब जब एब्जॉर्बर से, अब देखिए यहां से अमोनिया तो एब्जॉर्बर में आया, एब्जॉर्बर में जब अमोनिया आया तो अमोनिया और वाटर, अब हमें पता है कि एब्जॉर्बर में क्या है, वाटर है, और अमोनिया और वाटर आपस में मिलके बाहर क्या निकलते हैं, एब्जॉर्बर से क्या निकलेगा, फिर अमोनिया और वाटर दोनों बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए जब अमोनिया और वाटर दोनों एब्जॉर्बर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो फिर इसके बाद आगे प्रोसेस क्या होती है, इसे हम पंप के थ्रू फीड कराते हैं, मतलब पंप के थ्रू आगे बढ़ा देते हैं जनरेटर के लिए। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक प्रकार का सोलर पैनल से चलने वाला एक डिवाइस होता है। जनरेटर हमारा क्या होता है, जनरेटर एक प्रकार का सोलर पैनल से चलने वाला एक डिवाइस होता है। कैसे, मान लीजिए कि हमने ठंडी के दिनों में देखे होंगे कि किसी बाल्टी में हमारा पानी रखा है, किसी बाल्टी में हमारा ये पानी रखा है, तो इस पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक रॉड लगा देते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक रॉड को हम लगा के प्लग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक रॉड से इस पानी को गर्म करते हैं ना, जो हमारी इलेक्ट्रिक रॉड होती है उससे पानी को गर्म करते हैं। उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी होता है। क्या कि जब अमोनिया और वाटर हमारा पंप के थ्रू आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर भी हमारा क्या, अमोनिया प्लस वाटर होगा। तो ये जब आगे की तरफ बढ़ता है तो हम जनरेटर में इसे इसलिए भेजते हैं ताकि अमोनिया और वाटर आपस में अलग हो जाए। अब देखिए क्योंकि एब्जॉर्बर में हमारा तो अमोनिया और वाटर दोनों मिल गए थे, लेकिन जब हम आगे की तरफ हम इस प्रोसेस को कराएंगे तो हमें तो चाहिए ना कि अमोनिया ही केवल इवोपोरेटर में जाए और वाटर अलग अलग हो जाए। तो इसलिए हम एक जनरेटर का यूज करते हैं, जो जनरेटर हमारा एक सोलर पैनल से बेस्ड होता है। सोलर पैनल मींस यहाँ पे एक हमारा सोलर पैनल ये लगा होता है कुछ, जिसमें एक रॉड लगी होती है, कॉइल रॉड लगी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनिया और वाटर, यहाँ पे अमोनिया और वाटर जब गर्म होता है तो वाटर हमारा कुछ नीचे की तरफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर हमारा एक वाटर लिक्विड होता है और क्या करता है, ऊपर की तरफ हमारा अमोनिया आ जाता है।
यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ हमारा गैस फॉर्म में अमोनिया हो जाता है, ये हमारा अमोनिया हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसे रेड फॉर्म में दिखाएं तो ये हमारा अमोनिया हो जाता है, ये कुछ अमोनिया हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ हमारा जो होता है इससे ये वाटर हो जाता है, और वाटर हो जाता है, और ऊपर की तरफ जो होता है ये हमारा अमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सोलर पैनल से बेस्ड एक रॉड होती है जो सोलर पैनल से चलती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि ज्यादा से ज्यादा पावर नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा पावर ना देने का मतलब कि पंप इसीलिए तो हमने लगाया है कंप्रेसर को हटा के कि हमें ज्यादा वर्क या ज्यादा पावर ना देना पड़े इस पूरे सिस्टम के लिए। तो जनरेटर का यूज यहाँ पे ये करते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्बर से यहाँ से जो एब्जॉर्बर से हमारी अमोनिया और वाटर निकली होती है, इसको अमोनिया को अलग और वाटर को अलग करने के लिए हम एक जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एब्जॉर्बर डिवाइस नहीं थी और दूसरा वाला हमने जनरेटर जो सोलर पैनल बेस्ड था, तो इसे लगा दिया हमने। तो यहां से हमारा वाटर नीचे की तरफ बैठ जाता है क्योंकि ये लिक्विड होता है, और गैस हमारी अमोनिया होती है, तो अमोनिया गैस हमारी ऊपर की तरफ हो जाती है। अब क्या करते हैं कि गैस है तो इसे फिर हम रेक्टिफायर में भेज देते हैं। देखिए अब रेक्टिफायर का यूज हमने क्यों किया है, अगर हम देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सिंपल वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम रेक्टिफायर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो रेक्टिफायर का यूज नहीं करेंगे। अगर हम एक्चुअल वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे। ऐसा क्यों? हमें पता है कि जनरेटर से जो हमारी अमोनिया निकली होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारा अमोनिया ही बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो नीचे बैठ गया हमारा, यहाँ से हमारा प्योर अमोनिया आएगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें तो हमारी पूरी की पूरी 100% अमोनिया तो नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि 100% अमोनिया ना आने का मतलब कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि जो पूरा का पूरा वाटर हमारा बाहर निकल गया हो और अमोनिया ऊपर हो गई हो। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो अमोनिया के साथ थोड़ा बहुत तो वाटर आएगा ना, उस थोड़े बहुत पानी को भी निकालने के लिए हम एक रेक्टिफायर का यूज करते हैं। मतलब एक तरह से फिल्टर है जो अमोनिया को वहां से भी निकाल देता है, और यहाँ पे रेक्टिफायर से प्योर अमोनिया निकलता है। रेक्टिफायर से प्योर अमोनिया निकलता है, 100% प्योर अमोनिया, शुद्ध अमोनिया यहाँ से निकलता है जो कि वेपर फॉर्म में होती है। तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकली और रेक्टिफायर में हमारा थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ भी था जनरेटर से जो नहीं निकल पाया था पानी, वो यहाँ रहता है, और इसे फिर से हम कहाँ भेज देते हैं, जनरेटर में भेज देते हैं। ठीक है, इसे फिर से हम जनरेटर में भेज देते हैं। तो यहां तक की प्रोसेस तो समझ में आई कि जनरेटर और के बाद हमने रेक्टिफायर क्यों लगाया है। अब यहां से अगर प्योर अमोनिया की बात करें तो इसे कंडेंसर, मतलब देखिए ये वेपर फॉर्म में है, इसे ठंडा करके हमें लिक्विड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इवोपोरेटर में हमें भेजना है। तो लिक्विड बनाने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इवोपोरेटर में, कंडेंसर में भेज देते हैं, और कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है, हीट को बाहर कर देता है। जो वेपर है इसे हीट को बाहर कर देगा, तो यहां से हमारी जो अमोनिया निकलती है वो कुछ अमोनिया हमारी जो होती है प्योर अमोनिया होती है, और टेम्परेचर भी डाउन होता है, प्रेशर तो बड़ा रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, तो उसे हम ठंडा कर लेते हैं। अमोनिया हमारा यहाँ लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां से जो अमोनिया निकलती है थ्रॉटलिंग वाल्व की हेल्प से हम फिर से इसे कहां भेज देते हैं, इवोपोरेटर में भेज देते हैं। तो इवोपोरेटर में जाने के बाद फिर से हमारा वही प्रोसेस आगे की तरफ होने लगता है। आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस चैप्टर में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, केवल यही चीजें करनी है, यही चीजें हमें पढ़नी है, जो एक मेन एब्जॉर्बर सिस्टम लाने का जो मेन तरीका था। तो सबसे पहला चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो यूज किया था, रेफ्रिजरेंट जो यूज किया था वो हमारा क्या था, अमोनिया था। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हमने क्या, एब्जॉर्बर लगाया है, और उसके बाद क्या लगाया, जनरेटर लगाया है, जनरेटर के बाद क्या लगाया, रेक्टिफायर लगाया, और कंप्रेसर को हटा के हमने पंप लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीजें काफी, आई होप काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम थोड़ा सा और इस पे ध्यान दें तो ये चीजें देखने वाली यहाँ पे ये है कि जो ये जनरेटर से हमारा पानी निकला है ना, जनरेटर से ये पानी बाहर की तरफ निकला है, इसका भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तो हम बार बार पानी को तो भेज नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि जनरेटर से निकला हुआ पानी को हम एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। यहाँ पे एक थ्रॉटल वाल्व या फिर रिड्यूसिंग वाल्व लगा देते हैं, जिससे क्या करता है कि जनरेटर से जो ये पानी नीचे बैठा था, इस पानी को सीधे हम भेज देते हैं कहाँ पे, एब्जॉर्बर में। क्योंकि यहाँ पे तो हमें पानी की जरूरत थी, तो हम इस पानी को वेस्ट ना होने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से पानी को सीधे रिड्यूसिंग वाल्व की हेल्प से हम नीचे भेज देते हैं एब्जॉर्बर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारी वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम है, जो कि एक्चुअल, देखिए ये सिंपल वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम आप लोगों के सिलेबस में दिया है। अगर सिंपल दिया है तो यहाँ पे हम क्या, रेक्टिफायर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
और अगर एक्चुअल वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम की बात करेगा तो हम यहाँ पे रेक्टिफायर यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा धीरे डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने यूज किया था। तो देखिए सबसे पहला हमने क्या यूज किया था, सबसे पहला हमारा था एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर को हमने लगाया कहाँ है, लगाया कहाँ पे है, एब्जॉर्बर को हमने इस्टेब्लिश किया है इवोपोरेटर, इवेपोरेटर एंड पंप। इवेपोरेटर और पंप के बीच में हमने एब्जॉर्बर को लगाया है। ठीक है, एब्जॉर्बर में हमारा होता क्या है, एब्जॉर्बर में हमारा वाटर होता है, वाटर होता है, और वाटर काम क्या करता है, वाटर अमोनिया को अपनी तरफ खींचता है, अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है एब्जॉर्बर का। दूसरी चीज हमने क्या लगाए थे, दूसरी चीज हम कंप्रेसर को हटाकर, कंप्रेसर को हटाकर हम क्या यूज किए थे, पंप यूज किए थे। ठीक है, क्यों, हमें उतनी ज्यादा वर्क नहीं देना था, हम चाहते थे कि कम से कम हम पावर दें, कम से कम पावर देने के लिए हमने कंप्रेसर को हटा के पंप लगा दिया था। ठीक है, तीसरी चीज हमारी क्या थी, तीसरी चीज था हमारा जनरेटर। हमने एक जनरेटर का यूज किया था। जनरेटर क्या था, जनरेटर एक सोलर पैनल से चलने वाला था, सोलर पैनल रॉड थी, सोलर पैनल रॉड थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, उसको हम वहां से हम अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया और वाटर को अलग कर रहे थे, अमोनिया और वाटर को अलग कर रहे थे। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी हम लिखाएंगे नहीं, नॉर्मल सिंपल समझते चलते थे। तो अमोनिया और वाटर को हम जनरेटर में अलग करते थे, जिसमें हमारा वाटर कहाँ नीचे बैठ जाता था और अमोनिया गैस ऊपर चली जाती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्चुअल की बात करते थे, एक्चुअल सिस्टम की, तो वहां पे हम एक रेक्टिफायर भी यूज करते थे, रेक्टिफायर यूज करते थे। रेक्टिफायर का क्या काम था, जनरेटर से जो निकली हुई हमारी क्या थी, अमोनिया थी, उसमें थोड़ा बहुत भी पानी की मात्रा थी, तो उसे भी हम फिल्टर, उसे भी हम बाहर निकाल देते थे, थोड़ा बहुत भी H2O को हम बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो यहां से क्या प्योर वाटर हमें मिलता था और प्योर अमोनिया मिलता था। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हम क्या करते थे, इसे कंडेंसर में भेज के फिर ठंडा करके हम फिर से वो प्रोसेस करते थे। और एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि हम क्या रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जो था, जो रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे थे वो क्या था, हमारा अमोनिया था, यहाँ पे अमोनिया। और एब्जॉर्बर का यूज क्या करते थे, एब्जॉर्बर में हम किस चीज का यूज करते थे, वाटर का यूज करते थे, पानी का। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल में। आई होप काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके डिटेल, इसके डायग्राम को भी एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है वेपर एब्जॉर्बर साइकिल का, वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम का डायग्राम है। तो आइए काफी जल्दी से इसे समझते हैं, क्योंकि सारी डिटेल हमने समझ ली है। ठीक है, सारा कुछ हमने समझ लिया, तो इसे काफी अच्छे से धीरे से आराम से समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक एब्जॉर्बर लगाएंगे। ये देखिए हमारा एक एब्जॉर्बर है, क्या है ये हमारा एक एब्जॉर्बर है, जिसे हमने कहाँ लगाया है, इवोपोरेटर। ये इवोपोरेटर, एब्जॉर्बर को हमने कहाँ लगाया, इवोपोरेटर, और उसके बाद पंप के बीच में हमने लगाया। ठीक है, तो इवोपोरेटर और पंप के बीच में हमने एब्जॉर्बर लगाया। यहां से हम पानी को भेजते हैं और यहां से हमारा पानी बाहर निकल जाता है। तो यहां से देखिए वाटर और यहाँ पे अमोनिया और वाटर दोनों है। ये देखिए यहाँ पे अमोनिया और वाटर क्या है, दोनों है एब्जॉर्बर में। यहां से अमोनिया हमारा बाहर निकला है, ये अमोनिया जो है हमारा यहाँ से बाहर निकला है, अमोनिया बाहर निकला है इवोपोरेटर से, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब किया है, बाहर निकलते हुए क्या किया है, अमोनिया और वाटर आपस में एब्जॉर्बर में गए, फिर उसके बाद पंप की हेल्प से हम इसको ऊपर की तरफ भेज दिए। ये हमारा जनरेटर है, इसी की हम बात कर रहे थे कि ये हमारा जो जनरेटर है यहाँ पे हम लगाए हैं। जनरेटर हमारा कुछ ऐसे सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल हमने घर पे देखा है ना, जो घरों में ऊपर छत पे लगाए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो चलते हैं, तो वो उस तरह का होता है, जो एक रॉड होती है, इसी को हम रॉड बोलते हैं। ये सोलर रॉड यही है हमारी। तो जनरेटर में हमारा क्या होता है, अमोनिया और वाटर होता है, जहां पे वाटर हमारा ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, ऐसे इसको गर्म करने पर वाटर हमारा नीचे की तरफ बैठ जाता है और अमोनिया हमारा ऊपर रह जाता है। ये हमारा अमोनिया ऊपर रह जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारा अमोनिया ऊपर रह जाता है। यहां से हम जनरेटर से क्या करते हैं कि अमोनिया को बाहर की तरफ निकालते हैं, यहां से अमोनिया बाहर निकलता है। लेकिन हमने कहा था अगर एक्चुअल साइकिल सिस्टम है हमारा, तो हम रेक्टिफायर का भी यूज करेंगे। तो रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ हमारा थोड़ा बहुत भी जो पानी बचा होता है, तो पानी को देखो यहां से अमोनिया और वाटर का थोड़ा, जो वाटर थोड़ा सा भी उसमें होगा, यहां से जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में फिल्टर होके क्या वाटर हमारा यहां से अंदर इधर आ जाता है, यहाँ पे फिर से वाटर आ जाता है जनरेटर में, और यहाँ से अमोनिया हमारी प्योर अमोनिया बाहर निकलती है। ठीक है,
और ये प्योर अमोनिया बाहर निकलने के बाद यहाँ से कंडेंसर से हीट को रिजेक्ट करती है, मतलब हीट को बाहर हो जाता है, कंडेंसर इसे ठंडा कर देता है अमोनिया को। फिर उसके बाद कंडेंसर अमोनिया क्या करता है, एक्सटेंशन वाल्व्स के हेल्प से फिर से पुनः इवोपोरेटर में चला जाता है। ये पूरा हमारा एक वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम है जो कि काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसे हमने शॉर्ट में एक तरह से डायग्राम की हेल्प से दिखा दिया है, ठीक है। तो जो ये जनरेटर से जो पानी था हमारे यहाँ से देखो कुछ एडजस्टिंग वाल्व की हेल्प से फिर से हमने इवोपोरेटर में भेज दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम अगला अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। देखिए दूसरी हम अगर सिस्टम की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक, जो हमारे सिलेबस में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए इसमें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक चीज यहाँ पे समझनी है और बाकी कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। जो हमारा वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम था सेम टू सेम वैसे ही है। तो समझना क्या है, समझना यहाँ पर ये चीज है कि हम इस बार तीन चीज की बात करेंगे। तीन चीज में मतलब कि हमारे पास इस लिक्विड या गैस फॉर्म में जो हमारा फ्लूइड होगा उसमें फ्लूइड के रूप में क्या यूज करते थे, फ्लूइड के रूप में हम अमोनिया यूज करते थे और वाटर का यूज करते थे, यही दो चीज हमारा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्लूइड की बात करें मतलब द्रवित की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आएंगी। तीन चीजों में क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा यहां से निकल के आता है, सबसे पहला हमारा यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे एक अमोनिया की बात कर रहे थे, वहां पर भी अमोनिया की बात कर रहे थे। अमोनिया किस लिए बात कर रहे थे, हम अमोनिया की बात कर रहे थे हम रेफ्रिजरेंट के यूज करने के लिए। किस तरह यूज कर रहे थे, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर रहे थे। रेफ्रिजरेंट की यूज की तरह यहां पर भी यूज करेंगे अमोनिया का, ठीक है। पहला तो अमोनिया हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो दूसरी चीज हमारा यहाँ पे वाटर था जो वहां पर भी हम यूज कर रहे थे एब्जॉर्बर साइकिल सिस्टम में। तो यहाँ पे हम वाटर का यूज किस तरह से कर रहे थे, एब्जॉर्बर की तरह यूज कर रहे थे। एब्जॉर्ब जो अपनी तरफ खींचता था, एब्जॉर्बर की तरह बात करते थे तो एब्जॉर्बेंट बोलते हैं उसे। एब्जॉर्बर की तरह बात करते थे हम वाटर का, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हम यहाँ पे एक और चीज यूज करते हैं जो कि हमारा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की बात हम यहाँ पे काफी ज्यादा करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं अभी देखते हैं। देखिए तीसरी चीज हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन का यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम इवोपोरेटर में जो हमारा वाष्पन की दर को बढ़ाया जा सके, मतलब इवोपोरेशन रेट को बढ़ाया जा सके। इवोपोरेशन रेट को बढ़ाने के लिए इसका क्या मतलब है, देखिए हाइड्रोजन को अगर हम अमोनिया के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारा जो हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है अमोनिया की ना, वो बढ़ जाती है। इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज इवोपोरेटर में करते हैं ताकि इवोपोरेशन का दर, वाष्पन का दर बढ़ जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा उस रूम को ठंडा करके जल्दी से जल्दी ठंडा करके दे दे। तो इसलिए हम हाइड्रोजन का भी यूज यहाँ पे अमोनिया के साथ करने वाले हैं। और हमें पता है अमोनिया का यूज हम कहां करते हैं, अमोनिया को हम इवोपोरेटर में लाते हैं, एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करते हैं। तो हम हाइड्रोजन को भी इवोपोरेटर में भेजते हैं एक पाइप के थ्रू। हाइड्रोजन और अमोनिया जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वहां से और ज्यादा से ज्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और उस रूम से मतलब उस इवोपोरेटर से बाहर निकलते हैं। तो आइए इस साइकिल को काफी इजी तरीके से समझते हैं। कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस हमारी जो पहले साइकिल सिस्टम था बस उसी पे है। बस यहाँ पे ये देखना है कि हम इवोपोरेटर में क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले वहां पे क्या था, हमारे यहाँ पे कुछ इवोपोरेटर था। तो ये हमारा इवोपोरेटर हो गया। इवोपोरेटर के बाद हमारा क्या था, यहाँ पे पंप था। तो हमने यहाँ पे कुछ पंप बना रखा है, ये हमारा पंप है। पंप के बाद हमारा यहाँ पे कुछ कंडेंसर था, एक कंडेंसर होता था, तो ये कंडेंसर हो गया। इधर हमारा एक साइड में रिड्यूसिंग वाल्व या फिर थ्रॉटलिंग वाल्व थी, ये थ्रॉटलिंग वाल्व हो गई। फिर उसके बाद हमने तीन चीजें लगाई थी। सबसे पहला हमारा था जो यहाँ पे एब्जॉर्बर यूज किया था, हमने क्या एब्जॉर्बर यूज किया था। तो ये हमारा पहला एब्जॉर्बर हो गया। उसके बाद हमने एब्जॉर्बर के बाद यहाँ पे क्या यूज किया था, जनरेटर यूज किया था। ये जनरेटर हो गया जो सोलर पैनल बेस्ड जनरेटर हमारा था। तो यहाँ पर भी हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, वही सोलर पैनल बेस्ड जनरेटर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक रेक्टिफायर का यूज किया था। तो हम इस बार रेक्टिफायर का ज्यादा यूज करते नहीं है हम, क्योंकि एक्चुअल साइकिल देख रहे हैं ना। चलिए मान लीजिए रेक्टिफायर का भी हमने यूज कर ही लिया, यहाँ पे हम एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रेक्टिफायर था। तो कुछ साइकिल सिस्टम हमारा इस तरीके से होता था, ठीक है।
यही कुछ सिस्टम हमारा था इस तरीके से। ये हम पंप से इसको जोड़ते थे एब्जॉर्बर को, और पंप से निकलने वाली हमारी जो वेपर अमोनिया और हाइड्रो H2O था वो जनरेटर में जाना था, फिर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से फिर कंडेंसर में। ठीक है, देखिए ये हमारा कंडेंसर था, ये हमारा जनरेटर था, ये हमारा एब्जॉर्बर था, फिर उसके बाद ये हमारा क्या था, इवोपोरेटर। फिर उसके बाद ये हमारा क्या था, थ्रॉटलिंग वाल्व थी। ठीक है, ये तीन चीजें जो हमने चेंज किया था। तो अब हम इस बार ये चीजें बोल रहे हैं कि जब हम इवोपोरेटर में अमोनिया को भेज रहे हैं, जब हम इवोपोरेटर में अमोनिया को भेज रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे इस बार हम H2 को ऐड कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को ऐड कर रहे हैं। हम क्यों हाइड्रोजन गैस को ऐड किए थे, हमें पता है कि जब अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो इवोपोरेशन रेट, मतलब वाष्पन की दर को बढ़ा दे रहे हैं, वाष्पन की दर को बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए हम अमोनिया के साथ हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और अमोनिया आपस में मिलकर वाष्पन की दर को बढ़ा दे रहे हैं, बाकी आगे की जो प्रोसेस है, अब देखिए अमोनिया यहां से वेपर फॉर्म में निकल रहा है इवोपोरेटर से, तो पता है अमोनिया जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है, और आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है, इसलिए हम क्या करते थे, एब्जॉर्बर में हम वाटर का यूज करते थे ना। तो एब्जॉर्बर में जब हम वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर हमारा क्या करता था, अमोनिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तो यहां से जो एब्जॉर्बर से निकलता था क्या होता था, अमोनिया होता था प्लस वाटर होता था। अब अमोनिया वाटर के साथ हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस भी आएगी, साथ में तीन चीज आ रहे हैं इस बार। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पंप की थ्रू फीड करा रहे हैं, पंप के हेल्प से हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उसके बाद पंप से हमारा जनरेटर में जा रहा है, जनरेटर में क्या होता था, वाटर हमारा नीचे की तरफ बैठ जाता था और ऊपर हमारा अमोनिया गैस होती थी। तो यहां से हमारी अमोनिया गैस को हम बाहर की तरफ निकाल देते थे और वाटर ये हमारा फिर से एब्जॉर्बर में भेज देते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी वैसी है, बस हमें यहाँ पे ये देखना है, एब्जॉर्बर सिस्टम में रेक्टिफायर ये होता था, तो यहाँ से हम वाटर को और अमोनिया को, तो यहाँ से हम प्योर अमोनिया को बाहर निकालते थे, और प्योर अमोनिया हमारा कंडेंसर में जाता था, ठंडा होकर हीट को रिजेक्ट करता था, यहाँ से हीट को रिजेक्ट करता था, और हीट को रिजेक्ट करने के बाद थ्रॉटलिंग वाल्व की हेल्प से हम प्योर अमोनिया को यहाँ पे जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होती थी इसे हम भेज देते थे इवोपोरेटर में। ठीक है, ये चीजें थी। तो मेन चीजें हमारा यहाँ पे ये चीजें देखने वाली है कि हम जो अमोनिया को इवोपोरेटर में भेज रहे थे, अमोनिया की वाष्पन दर को बढ़ाने के लिए हम क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का भी ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस एक तरह से हमारा इवोपोरेशन रेट को बढ़ा रहा था। तो बस यहाँ पे चेंजेस यही है जो हम अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम देखते हैं, ज्यादातर ये हमारी नॉर्मल फ्रिज जो होती है इस पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो आई होप काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके दूसरे नाम को भी बोले तो हम इसके दूसरे नाम को बोलते हैं मोंटान्स प्लेटर सिस्टम। ठीक है, आई होप काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर लिखने वाली चीजें हमारी जो है तो लिख सकते हैं हम ये कि यहां पे हम सबसे पहला काम हाइड्रोजन गैस का यूज किए हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या क्यों किए हैं, इवोपोरेशन रेट को बढ़ाने के लिए, वाष्पन दर को बढ़ाने के लिए, वाष्पन दर को बढ़ाने के लिए पहला यूज किए हैं। और दूसरी चीज हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट के यूज क्यों किए हैं, रेफ्रिजरेंट में हम क्या यूज किए हैं, अमोनिया को यूज किए हैं। वैसे ही एब्जॉर्बर में हम क्या यूज किए हैं, एब्जॉर्बर में हमने वाटर को यूज किया है। वैसे ही अमोनिया और वाटर आपस में मिलके क्यों यूज कर रहे थे एब्जॉर्बर में, बाकी सारी चीजें प्रोसेस सेम है। तो आइए सीधे इसके एक एक्चुअल डायग्राम को देखते हैं जो कि आप लोगों के बुक में दिया है, तो उस तरह का एक डायग्राम है, तो उस पे समझते हैं। बस आप हमें फॉलो करिए और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा कुछ डायग्राम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से फॉलो करते चलिए, क्योंकि इस डायग्राम में थोड़ा सा हमने जिस तरीके से बनाया था उस तरीके से बस इवोपोरेटर को नीचे से ना हटा के यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो बस प्रॉपर तरीके से फॉलो करिएगा, देखते हैं क्या होता है, बाकी तो आगे समझ में आएगा ही। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे थे, देखिए हम कंडेंसर को पकड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडेंसर को पकड़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया लिक्विड फॉर्म में है। अमोनिया क्या किया, अमोनिया यहां से अंदर गया इवोपोरेटर में। ये हमारा क्या है, ये हमारा इवोपोरेटर है। सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा इवोपोरेटर है, इवोपोरेटर, कंडेंसर, फिर उसके बाद क्या है ये रेक्टिफायर की तरह एक, देखिए वाटर सेपरेशन है ना, तो ये रेक्टिफायर है, जनरेटर है ये, फिर उसके बाद एब्जॉर्बर है ये। तो आइए देखते हैं फिर, और हीट ट्रांसफर है तो इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए
इवोपरेटर, कंडेंसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, एब्जॉर्बर, जनरेटर, फिर उसके बाद रेक्टिफायर। इसको हम अगर बोले तो इसको हम बोल देते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, नाम नहीं दिया यहाँ पे, वाटर सेपरेशन दिया तो इसे रेक्टिफायर बोलते थे। तो फॉलो करिएगा, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं लाइन टू लाइन, आप ज्यादा नहीं बस मुझे फॉलो करिए। देखिए क्या है, अमोनिया हमारा यहां से लिक्विड फॉर्म में निकला, कंडेंसर से हमारा अमोनिया क्या किया, लिक्विड फॉर्म में निकला। लिक्विड फॉर्म में निकलने के बाद कहां पहुंच रहा है, इवोपोरेटर में पहुंच रहा है। इवोपोरेटर में हम क्या किया, हाइड्रोजन का मिक्सचर किया। देखिए हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से मिक्स किया हमने, हाइड्रोजन गैस कहां से गई है, यहां से गई है। ठीक है, ये गई है ना हाइड्रोजन गैस हमारी। हम क्या कर रहे हैं कि इवोपोरेटर में डायरेक्ट हाइड्रोजन को भेज रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से हमने हाइड्रोजन को भेज दिया अंदर, हाइड्रोजन गैस को हमने यहां से अंदर भेज दिया। तो अब क्या कर रहा है कि इवोपोरेटर हाइड्रोजन, देखिए यहां से अब निकला क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर निकला है इवोपोरेटर से। जो जा कहा रहा है, जो जा रहा है यहां से देखिए अमोनिया और वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर निकला, जो जा कहा रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्बर में जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्बर में क्या कर रहा है, एब्जॉर्बर में जाने के बाद यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो जा रहा है, ये नीचे हमारा पूरा वाटर फिलअप है, ये पूरा हमारा वाटर फिलअप है, वाटर फिलअप है। और अमोनिया भी है इसमें, जो दोनों कांटेक्ट में आए, वाटर और अमोनिया यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं। तो यहां से देखिए हमारी हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस ये जो है बाहर निकल के फिर से इवोपोरेटर में चली गई। और उसके बाद यहां से एब्जॉर्बर से हमारा क्या, एब्जॉर्बर से हमारा H2O और अमोनिया बाहर निकला। देखिए ये है ना अमोनिया और H2O बाहर की तरफ निकला है, जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का मीन्स कि H2O वाटर और अमोनिया दोनों काफी ज्यादा मात्रा में है, दोनों एक बराबर मात्रा में। तो हम इसे कहां भेज दिए, जनरेटर में भेज दिए। ठीक है, हमें यहाँ पे पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। वाटर को फीड कराने के लिए हम उतना हमारे पास होता है कि हम जनरेटर को एब्जॉर्बर की तरह ही लगा देते हैं वहीं पे। तो इसलिए हमें ज्यादा पंप की यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है। तो हम पंप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटर हमारा एक सोलर पैनल बेस्ड होता है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, इस सोलर पैनल बेस्ड जनरेटर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे गर्म करते हैं, इसे गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वाटर नीचे की तरफ हो जाता है, यहाँ पे वाटर हमारा क्या होता है, नीचे हो जाता है। और अमोनिया हमारा क्या होता है, अमोनिया हमारा ऊपर हो जाता है। तो हम अमोनिया को लाल तरीके से, लाल रेड कलर से दिखाते हैं, तो ये हमारा अमोनिया वेपर फॉर्म में होती है। ठीक है, कुछ वाटर हमारा इसमें अभी और रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है अमोनिया एंड वाटर। तो कुछ वाटर और अमोनिया हमारा ये होता है जो कहाँ पहुंचता है, रेक्टिफायर में पहुंचता है। ठीक है, रेक्टिफायर में पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं हम वहां पे रेक्टिफायर में जाता है, तो हमें पता है कि रेक्टिफायर में वाटर हमारा क्या होता है, नीचे होता है, वाटर हमारा नीचे होता है। ठीक है, तो वाटर हमारा नीचे है, तो जो वाटर हमारा क्या करता है, वाटर यहां से हमारा नीचे की तरफ आ जाता है, एब्जॉर्बर में आ जाता है। ठीक है, वाटर हमारा एब्जॉर्बर में आ जाता है। और उसके बाद अमोनिया हमारा रेक्टिफायर से किधर की तरफ चला जाता है, अमोनिया रेक्टिफायर से हमारा बाहर की तरफ निकल के कंडेंसर में चला जाता है। और ये कंडेंसर हमारा यहाँ से हीट को रिजेक्ट करती है। इस हीट को रिजेक्ट करने के बाद कंडेंसर हमारी फिर से ये अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है, जो इवेपोरेटर में जाती है। फिर ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जो हमारा डोमेस्टिक जितने भी फ्रिज हैं उसमें यूज होता है। तो आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से भी, और जो हमने पहले बताया उससे भी। बस यहाँ पे चेंजेस ये करना है कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन गैस इवेपोरेटर में डालते हैं, जिससे कि हमारी क्या, इवेपोरेटर रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ। और लास्ट हम एक और सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट, जो अभी तक हमने पढ़ लिया लेकिन उस पर हमने गौर नहीं किया कि क्यों लगाते हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं। काफी छोटा सा है, उसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, जिसे हम बोलते हैं सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए हम लास्ट सिस्टम की बात करने जा रहे हैं अब, जिसे हम बोल रहे हैं कि क्या है हमारा लास्ट, एक तीसरी हमारी सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं सोलर रेफ्रिजरेशन, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करने वाले हैं। इसे अगर हम हिंदी में बोले तो हमारा हिंदी ये होगा सौर रेफ्रिजरेशन निकाय। इसमें और कुछ नहीं, इसमें हमारा वही सेम चीजें होती है। देखिए हम अभी तक जनरेटर की बात कर रहे थे जब ना, हम क्या कह रहे थे, नॉर्मल इसे समझते हैं। देखिए हम जब जनरेटर की बात करते थे तो जनरेटर में हम क्या करते थे, जनरेटर में हम एक ये सोलर पैनल लगाते थे ना, सोलर रॉड लगाते थे। तो बस हमें यही चीज करनी है, ये जो सोलर रॉड हम लगा रहे हैं ना, इसी सोलर रॉड की हेल्प से जो पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है, जो पूरी चीजें चल रही है, उसे ही हम बस ये चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई पंप वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे एलिमेंट वही रहेंगे, क्या, कंडेंसर हमारा रहेगा, कंडेंसर भी हमारा रहेगा, इवोपोरेटर भी हमारा रहेगा, इवोपोरेटर भी रहेगा। तीसरी चीज हमारी क्या थी, पंप यहाँ पे नहीं रहेगा, थ्रॉटलिंग वाल्व होगी, जिसे हम एक्सपेंशन वाल्व भी बोल रहे थे, तो वो हमारा रहेगा।
ठीक है। उसके बाद एक हमारा चौथा जनरेटर हमारा रहेगा, सबसे मेन रोल है जनरेटर रहेगा, और इसी जनरेटर में हमारा ये सोलर पैनल पूरा फिक्स रहेगा, सोलर पैनल फिक्स रहेगा। और इसीलिए ये सोलर पैनल का जब हम यूज करते हैं तो उस रेफ्रिजरेशन को हम बोलते हैं सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्योंकि देखिए जनरेटर में तो हम हीट कई तरीके से दे सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम सोलर पैनल से ही दे। तो जिस रेफ्रिजरेशन में हम सोलर की हेल्प से जनरेटर का काम कराते हैं उसे हम बोलते हैं सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम पीछे जा रहे थे, अभी हम इससे पहले वाली जो सिस्टम पढ़ा हमने, साइकिल जो पढ़ा है, कौन सी थी हमारी सिस्टम? जो थी हमारी इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम। अगर हमने वहां पे बोला कि हमारा फ्रिज वर्क करता है उस पे, तो ये बताइए कि जनरेटर जब उसमें लगा रहता है उस फ्रिज में, तो क्या जनरेटर हमारा वहां पे सोलर से चलता है? नहीं, वहां पे तो हम हीट किसी और तरीके से देते हैं ना। तो जहां पे हम जनरेटर को चलाने के लिए सोलर पैनल का यूज करते हैं, उस पूरे रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं हम सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। और बाकी अगर कोई और चीज यूज करते हैं तो वहां पे तो हमारे आगे अलग के कोई चीज होता है, ठीक है, कोई और सिस्टम हम उसे बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सोलर की हेल्प से क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश जब हमारा इस रॉड पे, ये हमारा सोलर पैनल लगता है, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश जाती है, सन की रेज, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो ये हमारा कुछ हीट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा ये जनरेटर चलता है और हीट निकलती है, यहाँ पे हीट मिलती है हमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये प्रोसेस होता है। इसमें काफी कुछ समझने वाली ज्यादा चीजें तो है नहीं, इतनी ही है बस। बाकी और जितनी भी प्रोसेस हमारी है वो पहले की तरह रहेगी। कंडेंसर हमारा उसी तरीके से वर्क करेगा, इवेपोरेटर जो वाष्पित्र है हमारा उसी तरीके से वर्क करेगा। अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हम अमोनिया को ही लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे ये चीजें समझने वाली है ना, कि एब्जॉर्बर की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर हम अमोनिया को ही लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया हमारा काफी ज्यादा कारगर साबित होता है ठंडा कराने के लिए, काफी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, इसलिए हम ज्यादातर अमोनिया का ही यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है। और वाटर हमारा एब्जॉर्बर की तरह यूज करते हैं। तो आई होप काफी अच्छे से ये तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक यहां से बचती है जो इस चैप्टर की है, वो है हमारा कि अब कंपैरिजन देखते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक हमारी यहाँ पे है जो हम कंपैरिजन और एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इसे भी कंप्लीट कर इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ हम लेते हैं VC वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। कंप्रेसर की बात कर रहे हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर का। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं अपना ये जो हम पढ़ रहे हैं वेपर एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर की अगर बात करें तो सबसे पहला अंतर हमारा था कि हमने यहाँ पे कंप्रेसर यूज कर रहे थे, कंप्रेसर यूज कर रहे थे, और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पंप। पंप क्यों यूज कर रहे हैं? कम काम कराने के लिए, कम वर्क देने के लिए, ठीक है, कम वर्क देने के लिए। और ये एक तरह की मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी ज्यादा पावर देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें अंतर आती है कि वेपर कंप्रेसर सिस्टम में हम कंप्रेसर का यूज करते हैं और वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम में हम पंप का यूज करते हैं। पंप के साथ हम एब्जॉर्बर यूज करते थे, एब्जॉर्बर, जनरेटर, रेक्टिफायर, ये तीन चीज यूज करते थे। यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं थी, यहाँ पे एक नॉर्मल इवेपोरेटर वगैरह यूज करते थे। अब देखिए इसमें क्या था कि ये लो ग्रेड एनर्जी मतलब निम्न ऊर्जा को देता था, लो ग्रेड एनर्जी पे चलता था, का प्रयोग करता था। लो ग्रेड एनर्जी का यूज, सॉरी ये लो ग्रेड, ये हाई ग्रेड एनर्जी का यूज करता था। हाई ग्रेड एनर्जी क्यों? क्योंकि कंप्रेसर में वर्क देने के लिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत होती थी, ज्यादा उष्मा हमारा एब्जॉर्ब कराने की जरूरत होती थी, ठीक है, ज्यादा उष्मा देने की जरूरत थी। तो इसलिए हम क्या करते थे, सॉरी ज्यादा पावर देने की जरूरत थी, इसलिए हम क्या करते थे, यहाँ पे लो हाई ग्रेड एनर्जी पे वर्क करता था, का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे हम लो ग्रेड एनर्जी का भी यूज करके इस साइकिल को चलाते थे, इस सिस्टम को चलाते थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लो ग्रेड एनर्जी। कंप्रेसर है तो यहाँ पे हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब है कि हम मैकेनिकल एनर्जी देते थे। मैकेनिकल एनर्जी मींस कंप्रेसर को चलाने के लिए हम एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते थे, जिससे मोटर वगैरह यूज करते थे, जिससे कि हमारा कंप्रेसर चलता था, ठीक है। और यहाँ पे लो ग्रेड एनर्जी का यूज करते थे। तीसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कंप्रेसर साइकिल में, तीसरी चीज हमारी होती है कि ये ऑटोमेटिक नहीं चलता था। ऑटोमेटिक चलाने में दिक्कत होती थी, इसे ऑटोमेटिक रन कराने में दिक्कत होती थी। ऑटोमेटिक ये नहीं चलता था, काफी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन ये हमारा ऑटोमेटिक चल जाता था, ऑटोमेटिक चलता था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे ज्यादा डेंजरस हमारा ये होता है, ये लो डेंजरस होता है, लो डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा चीजें है नहीं कि जो काफी ज्यादा इफेक्ट दे, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वर्क तो हम कहीं करा नहीं रहे हैं,
दे नहीं रहे हैं, क्योंकि पंप हमने यूज किया है। तो पंप यूज किया है तो यहाँ पे टूट फूट की या फिर किसी चीज की क्रैक वगैरह की या फिर किसी पार्ट की टूटने की और ज्यादा आवाज आने की यहाँ पे कोई ज्यादा संभावना नहीं होती है। ज्यादातर हमारा ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेसर सिस्टम में। तो इसलिए हमारा वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होता है, जो 1984 में, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, 1984 में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है, आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज की भी बात करें तो यही सब चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो अंतर है इन दोनों के बीच में, यही हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बनाकर लिख सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर यहीं पे होता है कंप्लीट। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन, या फिर देखते हैं अगले चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। या तो रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेंट पढ़ेंगे, या तो फिर हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ और अच्छे से पढ़ाया जा सके जिस तरीके से चल रही है हमारी वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें आगे की आने वाली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।